अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ वो हार्ट की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ब्रीफली डिस्कस करने के बाद हार्ट फेलियर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस और पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर मेन फोकस होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सकें। अगर कोई क्वेश्चन जहन में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्रीफ आउटलाइन हार्ट की फिजियोलॉजी के हवाले से और फिर कुछ पैथोलॉजी। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हार्ट्स मैकेनिज्म्स हम थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं कि द लेफ्ट वेंट्रिकल गेट्स द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजता है। यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी की ऑर्गन्स को जाता है, फिर ये कैपिलरीज में से होता हुआ it reaches back to the right atrium into the right ventricle। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइट वेंट्रिकल से this reaches another set of capillaries जो कि लंग्स में अटैच्ड होने के बाद take the blood from here to the left atrium। तो this is the cycle। लेफ्ट वेंट्रिकल से reaches the capillaries। ये ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है ये चूंकि लंग्स से होके आ रहा है तो आई एम मार्किंग इट एज रेड। रेड का मतलब है कि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पर ऑक्सीजन टिश्यूज में चली गई है और कार्बन डाइऑक्साइड हैज मूव्ड इनटू द वेन्स। तो दिस इज ऑल ब्लू, रीचेस द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर ये लंग्स तक पहुंचते तक ये क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ये एक कार्डिक साइकिल है। ऑक्सीजन कहाँ से पिक होगी, लंग्स में ऑक्सीजन जो कोरोनरी वेसल्स की वजह से होती हैं, यानी कि वो वेसल्स जो एयोटा से निकलकर, एयोटा ही से निकलकर वेंट्रिकल्स को, हार्ट को सप्लाई करती हैं, वो कोरोनरी वेसल्स कहलाती हैं। तो एक मैकेनिज्म है कि इस्कीमिया हो, दूसरा मैकेनिज्म है वैल्वुलर प्रॉब्लम हो, तीसरा प्रॉब्लम है एरिथमियाज हो, फोर्थ है कोई कंजेनिटल बीमारी हो, एम्ब्रियो में आपने पढ़ी होंगी। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो इनको प्रॉब्लम कर सकती हैं। फिर पेरिकार्डियल डिजीजेज हैं। पेरिकार्डियम एक लेयर है जो बिल्कुल बाहर मौजूद है, उसकी अपनी बीमारी है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। एक एक करके हम इन सारी बीमारियों को पढ़ते जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर सब्सिक्वेंटली आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। हार्ट फेलियर को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को आगे पुश नहीं कर पाता, चाहे उसकी ये वजह है कि उसकी ये थोड़ी सी जो वॉल है, ये मैंने अभी लेटरल वॉल बनाई है, ये ख़राब हो गई है और काम नहीं कर रही इस्कीमिया की वजह से, या देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द वाल्व, जो हम बाद में बात करूँगा, मगर फिलहाल हम इस्कीमिया की बात करते हैं। तो डायस्टली में ये वाल्व खुला होगा, ये वाल्व बंद होगा ताकि ऊपर से ब्लड आराम से इकट्ठा हो जाए। कहाँ पर, इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि
रिलैक्स होने का मकसद ही ये है ताकि इसके अंदर ब्लड मज़ीद इकट्ठा हो। तो रिलैक्स होते हुए सिर्फ वही वाल्व ओपन होगा, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर वाला है, ताकि ब्लड इकट्ठा हो जाए। और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नॉर्मली ऊपर वाला वाल्व को हम बंद रखेंगे ताकि ब्लड सिर्फ आगे की तरफ मूव करे और कहीं नहीं। ये हो गया सिस्टली और डायस्टली। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। फाइन। अब एक चीज़ है उसे कहते हैं प्रीलोड, और एक चीज़ होती है उसे कहते हैं आफ्टर लोड। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो किसी भी वजह से, तो मोर ब्लड ट्रेवल्स टुवर्ड्स दी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स और अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा वॉल्यूम आता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्रीलोड होगा, उतना ही ज़्यादा काम लेफ्ट वेंट्रिकल को करना पड़ेगा। तो प्रीलोड क्या है? जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उतना ज़्यादा काम लेफ्ट वेंट्रिकल को करना पड़ता है। तो प्री का मतलब ब्लड कमिंग टू द वेंट्रिकल और उसके ऊपर कितना लोड है। आफ्टर लोड वॉल्यूम के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करता। आफ्टर लोड कहता है कि आगे नैरो कितना है एयोटा और उसकी आगे ब्रांचेस। तो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयोटा और आर्टीरियोल्स, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टीरियोल्स बनते जाएंगे। लंग्स हैं, गट है, किडनी है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, सारों की सप्लाई है। तो चूंकि वो डिपेंड करेगा कि अगर कंस्ट्रिक्शन है तो आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, अगर रिलैक्सेशन है, डायलेशन है आर्टीरियल साइड की, तो आफ्टर लोड कम होगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनकी बेस पे मैं आगे चलना चाहता हूँ। फाइन। सिंस आई हैव अलाउड यू टू आस्क ए क्वेश्चन इन बिटवीन, तो अगर आपको मसला होगा तो आप मुझे बताएंगे। अब हमारे मरीज की लेफ्ट वेंट्रिकल की एक सिग्निफिकेंट वॉल, लेटरल वॉल काम नहीं कर रही। तो जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता था, पहले इकट्ठा होता था, उसमें से काफी सारा आगे चला जाता था। अब कुछ ब्लड रुकना शुरू हो गया है एंड सिस्टली में कुछ वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। अल्टीमेटली क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये लेफ्ट वेंट्रिकल पहले हाइपरट्रॉफी और फिर क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होने की वजह यह है कि ज़्यादा ब्लड रुक रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैंने आपको 6 वॉल्स बताई थी, इसमें से एक वॉल काम नहीं कर रही, खराब हो गई है। मोर ब्लड इज स्टेइंग इनसाइड। फिर एक स्टेज आएगी जब लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगा, बिकॉज मोर ब्लड इज स्टेइंग इनसाइड हेयर। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कैपेसिटी कवर अप हो गया, देखो लेफ्ट साइड पूरी की पूरी डायलेट हो गई है। अब अगर मैं मजीद पीछे जाऊं तो ब्लड पीछे कहाँ रुक सकता है? यहाँ रुकेगा, पल्मोनरी वेसल्स में और कैपिलरीज में। तो ये ब्लड कुछ हद तक मूव करेगा बाहर, एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा। तो इसे कहते हैं अडीमा। मगर चूंकि ये पल्मोनरी वेसल्स में है तो इसका पूरा नाम क्या होगा? पल्मोनरी अडीमा। तो पल्मोनरी एडीमा क्यों हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा था। जब लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा था तो ब्लड पीछे रुका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेसल्स में, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर ब्लड चला गया। मरीज कहेगा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है, डिस्निया है और ऑर्थोपनिया है। ऑर्थोपनिया का मतलब क्या है? मरीज जब खड़ा है तो वेन्स का ज्यादा ब्लड कहाँ पर है? लेग्स में है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ज्यादा ब्लड नीचे की तरफ है, तो हार्ट के अंदर इतना ज्यादा ब्लड नहीं है। जब मरीज लेट जाता है
तो gravity is same in the legs, is same in the heart, so more blood moves from the veins to the heart. So on lying down there is increased preload. फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? चूंकि प्रीलोड ज्यादा हो जी सर। प्रीलोड चूंकि ज्यादा हो गया है, इसलिए मोर ब्लड गोज टू दी हार्ट। और मोर ब्लड कहाँ के फंस रहा है? यहाँ पर ब्लड ज्यादा हो रहा है, तो मरीज कहता है मैं लेटता हूँ तो मेरा सांस खराब हो जाता है। और एक होता है पैरोक्सिस्मल नक्चर्नल डिस्निया। पैरोक्सिस्मल कहते हैं छोटे छोटे वक्फों से, नॉकचर्नल रात को, डिस्निया मैकेनिज्म यही है, मगर थोड़ा लेट ऑनसेट होता है। मरीज लेटता है, उसकी आंख लग जाती है, अचानक से वो दोबारा उठता है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी एडीमा को नोटिफाई करती है। क्रॉनिक पल्मोनरी एडीमा की बात हो रही है। अब इस पल्मोनरी एडीमा को जरा एक्यूट में समझे आप। आसानी के लिए मैंने एक ही एल्वेओलाई बनाया है। तो मोर ब्लड इन द एल्वेओलाई लीड्स टू कफिंग अप ब्लड। मरीज ब्लड को कफ करेगा, फ्रॉथ झाग बनी हुई होगी क्योंकि उसके अंदर एयर के साथ साथ फ्लूइड भी है, वाटर भी है। और इट कैन बी पिंक इन कलर बिकॉज उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड भी आ जाएगा। दिस शोज एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। ये था लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, जिसमें पल्मोनरी एडीमा हुआ है, जिसमें ऑर्थोपनिया हुआ है, जिसमें पीएनडी हुआ है। क्या बात यहाँ तक फिनिश ऑफ हो जाएगी? नहीं, बल्कि पहले ये देखो कि चूंकि ब्लड आगे भी कम जा रहा है, फॉरवर्ड भी कम जा रहा है, तो हम इसको पहले फॉरवर्ड फेलियर भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉरवर्ड फेलियर में मरीज कहेगा मुझे फटीग है। फटीग क्यों है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई है मसल्स को। अब जब ब्लड सप्लाई मसल्स को कम हो जाती है, तो मरीज को थकावट होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि पहले जितना ब्लड जा रहा था, खास तौर पे कब होगा? ऑन एक्सर्शन। हो सकता है रेस्ट पे ना हो, मगर चलने फिरने में फटीग होना शुरू हो जाए। तो जो मैंने स्टार्ट किया है, ये बैकवर्ड फेलियर स्टार्ट किया है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर ही का पार्ट, ये भी, ये भी। अब बैकवर्ड फेलियर को मजीद हम आगे लेके चलते हैं, बल्कि उल्टा पीछे लेके चलने वाली बात हुई। यहाँ से मजीद ब्लड वापस आएगा और वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में रुकना शुरू होगा। राइट वेंट्रिकल भी डायलेट हो जाता है, फिर राइट एट्रियम भी डायलेट हो जाता है। यहाँ पर डायलेशन की वजह से यू कैन हैव मोर ब्लड इन द जगुलर वेन, जिसे हम इंक्रीज जेवीपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिवर पड़ा हुआ है, मोर ब्लड गोज बैक एंड गेट्स कंजेस्टेड इन द लिवर, तो लिवर कंजेस्टेड हो जाएगा और जो पेडलेडीमा कहलाएगा। तो ये साइड, अब पल्मोनरी एडीमा के बाद जो हुआ है वो सारा राइट हार्ट फेलियर है। बैकवर्ड फेलियर में राइट वेंट्रिकल फेलियर या राइट हार्ट फेलियर में क्या होगा? जेवीपी, लिवर, एसाइटिस और पाँव में एडीमा हो जाएगा। एक लफ्ज होता है, उसे कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इक्वल्स टू राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट हार्ट फेलियर इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्योंकि हमारा लेफ्ट हार्ट खराब हुआ है, जिसकी वजह से राइट साइड खराब हुई है, तो हम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। अब मैं आपके लिए इसको आसान करना चाहता हूँ कि फ्लूइड कहाँ इकट्ठा हो रहा है। फ्लूइड लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हुआ, लेफ्ट एट्रियम में, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेसल्स में कॉजिंग पल्मोनरी एडीमा। जेवीपी, लिवर, एसाइटिस, पीडल एडीमा। कोई सवाल जनाब? अब
मरीज को हमने हार्ट फेलियर करा दिया है, हमने ये कह दिया कि मरीज को हार्ट फेल हो गया है, राइट? अब इसकी मजीद थोड़ी फिजियोलॉजी समझते हैं कि हार्ट फेलियर की वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई है टू द किडनीज। तो रेनिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा एसीई की वजह से, जो क्या करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। क्यों कराएगा? ताकि ब्लड सप्लाई टू द किडनीज बेहतर हो। दूसरा, वो एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा। क्यों कराएगा? ताकि सोडियम ज्यादा हो, वाटर ज्यादा हो। दोनों का असल मकसद क्या है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनीज। किडनी सेल्फिश होकर सोच रही होती है कि भाई हमारी ब्लड सप्लाई तो ठीक करो। असल में फिजियोलॉजी वाइज, नॉर्मल फिजियोलॉजी वाइज ये बात ठीक है, गलत नहीं है। मगर अगर आप इस हार्ट को देखें, अहमद, अगर मजीद वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएंगी बॉडी तो कहाँ नुकसान होगा? प्री लोड में या आफ्टर लोड में? आफ्टर लोड में सर। गुड। कि अगर आफ्टर लोड में खराबी होगी तो नुकसान किसको है? डेफिनेटली नुकसान लेफ्ट वेंट्रिकल को है, क्योंकि उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। सिमिलरली जब सोडियम और वाटर ज्यादा होगा तो नुकसान कहाँ है? प्री लोड में है। अल्टीमेटली नुकसान किसको है? लेफ्ट वेंट्रिकल को है। तो all this is going to lead to worsening of the already failed heart। तो अकल यही कहती है, समझदारी ये कहती है कि हम इस एंजाइम को ब्लॉक करें, इनहिबिट करें, एसीई इनहिबिटर्स की वजह से, की मदद से, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, रामिप्रिल एटसेट्रा की मदद से करें। उससे फायदा क्या होगा कि प्रीलोड भी कम होगा। ये आफ्टर लोड को कुछ ज्यादा कर रहा था, ये प्री लोड को ज्यादा कर रहा था। तो हमने इसको भी ब्लॉक करना है, हमने इसको भी ब्लॉक करना है। तो मरीज के हार्ट फेलियर बेहतर ही नहीं होगा, सिर्फ मोर्टेलिटी भी बेहतर हो जाएगी। साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर्स इज कफ। तो हम इसकी बजाय अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे उन पेशेंट्स में जिन्हें कफ होती है। और साइड इफेक्ट क्या है? पोटेशियम ज़्यादा हो सकता है, एंजियो एडीमा हो सकता है, हाई डोज में खुद रीनल फेलियर कर सकते हैं। तो हमें पोटेशियम का ख्याल रखना है, हमें जीएफआर को मॉनिटर करना है। हम ये दोनों ड्रग्स प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, सर ये साइड इफेक्ट्स एस और एआरबीस के एक जैसे हैं ये वाले सिवाय जो है? कफ के अलावा एक जैसे हैं बच्चे। कफ सिर्फ एसी इनहिबिटर्स के साथ है, बाकी साइड इफेक्ट्स आर सिमिलर। दूसरा जो अच्छी मेडिसिन है, वो इस एल्डोस्टेरोन को स्पेसिफिकली ब्लॉक करती है। उस ड्रग का नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन। तो ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करेगी, सोडियम और वाटर यूरिन में चला जाएगा, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। साइड इफेक्ट पोटेशियम ज़्यादा होना है और गायनिकोमास्टिया है, क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करती है। ये भी आपने रिसेंटली पढ़ा मुझसे, सेक्स हार्मोन्स भी यहाँ पर ही होते हैं एड्रिनल ग्लैंड की वजह से, तो गायनिकोमास्टिया हो सकता है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि द फ्लूइड को भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीट करा देगी, तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी यूजफुल। इसके अलावा देखें, कुछ फ्लूइड हमने कहा कि साइटिस में पड़ा हुआ है, पाँव में पड़ा हुआ है और लंग्स में पड़ा हुआ है। तो हम फ्यूरोसिमाइड दे सकते हैं, जो कि डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब है सोडियम और वाटर और पोटेशियम तीनों को ही एक्सक्रीट करा देगी।
डिटेल में जाऊँ तो क्लोराइड भी, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी एक्सक्रीट हो जाता है। ये डिफ़रेंस है इसमें और इसमें। यहाँ पर पोटेशियम रीअब्ज़ॉर्ब होता है और फुरासिमाइड पोटेशियम को भी एक्सक्रीट कराती है। ये मेडिसिन अच्छी है पल्मोनरी एडीमा के पेशेंट्स में। बाकी पेशेंट्स में पल्मोनरी एडीमा जो ज़्यादा पानी वो हुआ हो तो उनमें आप दे सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स यही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, रीनल फेलियर करा सकता है खुद से, ऑटोटॉक्सिक होती हैं ये ड्रग्स, कानों को प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जो हार्ट पे होते हैं, ये हार्ट रेट को एक्टिवेट करें तो ज़्यादा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करते हैं और एवी नोड पे कंडक्शन को ज़्यादा करते हैं। ये सारी चीज़ें इंक्रीज्ड ऑक्सीजन यूज़ मांगती हैं, वर्क ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल भी कम करना चाहें, वर्क भी कम करना चाहें, तो वी यूज़ बीटा ब्लॉकर्स, जो कि अच्छे हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए, बेनिफिशियल है, यूज़फुल है। फ़ॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? बज़ाहिर ये लगता है कि हमें कंट्रैक्शन ज़्यादा करनी चाहिए, इससे बेनिफिट होगा, मगर यहाँ पे ये है कि इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ ओके, यानी 90 सिस्टोलिक तक है, तो गिव बीटा ब्लॉकर्स। प्रोप्रानोलॉल, नेडोलॉल, एस्मोलॉल, सोटेलॉल, टीमोलॉल, ये सारे हैं नॉन सेलेक्टिव। नई ड्रग्स मेटोप्रोलॉल, बाइसोप्रोलॉल, एटीनोलॉल, एसब्यूटालॉल, ये सेलेक्टिव है बीटा 1 के लिए ओनली। फॉर्मूला MBA P नेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है समझाता हूँ। बीटा 1 सिर्फ हार्ट में है, बीटा 2 हार्ट में सॉरी बीटा 2 जो है वो सिर्फ कहाँ है, वो है लंग्स में। अब मैंने कहा कि हार्ट रेट ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से बीटा 2 की वजह से ब्रोंको डायलेशन होती है, इसलिए अस्थमा के पेशेंट्स में वो मेडिसिन देते हैं जो बीटा 2 को एक्टिवेट करें। अगर हमने वो मेडिसिन दी हैं जो बीटा को ब्लॉक करती हैं, तो वो हार्ट रेट भी कम करेंगी और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगी। तो दिस इज गोना बी बैड फॉर पेशेंट्स विद अस्थमा एंड COPD। तो पी नेस्ट की मेडिसिन जो हैं वो हार्ट के लिए तो अच्छी हैं, मगर अस्थमा वालों के लिए अच्छी नहीं है। तो वी कांट गिव दीज मेडिसिन इन पेशेंट्स विद अस्थमा और COPD। इन पेशेंट्स के लिए जो बेहतर ड्रग्स हैं वो ये वाली हैं। साइड इफेक्ट्स एक अस्थमा COPD का है, दूसरा डायबिटीज़ में कॉशन के साथ देते हैं, क्योंकि ये मास्क कर देती हैं हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट्स को। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और इम्पोर्टेंस कराती हैं मेल्स में। कंट्रोवर्शियल सा साइड इफेक्ट है, मगर इट इज मेंशन्ड। एसी इनहिबिटर्स, ARBs, स्पाइरोलैक्टोन और बीटा ब्लॉकर्स सिर्फ सिम्टम्स ठीक नहीं करते, बल्कि मोर्टेलिटी को भी कम करते हैं इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर। इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस आ जाती हैं। हम इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगाते हैं, जिनका साइड इफेक्ट्स जिनके बहुत ज़्यादा कम हो जाए इजेक्शन फ्रैक्शन, तो हम उनको डिफिब्रिलेटर लगा देते हैं, जो कि हार्ट के मतलब इम्प्लांट कर देते हैं, उसकी वायर्स अंदर लगा देते हैं, जो खुद ही शॉक दे देता है, अगर रिदम खराब हो जाए तो डेथ से बचाता है। हम बाय वेंट्रिकुलर पेसमेकर लगा सकते हैं, जो कि हेल्प करता है लेस देन 30%
इजेक्शन फ्रैक्शन को, ये मैं समझाता हूँ। हार्ट की कुछ बीमारियाँ इस्कीमिक हैं। एयोर्टिक बलून पंप यूज़ कर सकते हैं। एक पंप लगा दिया जाता है एयोर्टा के अंदर जो हेल्प करता है। वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? हेल्प करने के लिए हैं, वेंट्रिकल को ब्लड एयोर्टा में पुश करने के लिए। फिर हम हार्ट ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। असल में जो है ना, हार्ट देना पड़ जाता है, सिर्फ़ गानों की और शायरी की हद तक नहीं। मेटल के हार्ट्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, तो बेनिफिशियल हो जाते हैं ट्रांसप्लांट से, पेशेंट्स बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोगों को हार्ट और लंग्स दोनों इकट्ठे ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। चेस्ट एक्स-रे में चूँकि ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड, तो बैट विंग अपीयरेंस हो जाती है लंग्स की। एफ्यूजन मिल सकती है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, कर्ली बी लाइन्स मिल सकती हैं, इंटरस्टिशियल के अंदर लाइन्स पड़ी हुई होती हैं, फ्लूइड एक्स्ट्रा होने की वजह से। ईसीजी में हमें इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ का कॉज़ मिल सकती है। हम एको करा सकते हैं। एको पे हम इजेक्शन फ्रैक्शन मेजर करते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन को मेजर करता है कि कितना ब्लड दिया है भाई, कितना ब्लड आया है और उसमें से कितना ब्लड आगे आपने भेजा है। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें, नॉर्मली 55 टू 60% नॉर्मल होता है हार्ट का। अब कुछ नई ड्रग्स भी इस्तेमाल होने लग पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लो, सेक्यूबिट्रिल और वालसार्टन, ये दोनों मिला के देते हैं। इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलिसन इनहिबिटर। हार्ट फेलियर्स के अलावा और भी काफ़ी रीज़न्स की वजह से हो सकता है, जिसमें हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ वाल्व्स, रिदम, कंजंक्टिवल इश्यूज़, पेरिकार्डियम, तो हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँच सकें।